नोरा अल तकाका जो 90s के दौर में एक लेजेंडरी सिंगर मानी जाती थी, जिसको अपनी शादी में बुलाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। पर साल 1997 में ऐसा क्या हुआ कि उस दिन के बाद उसने गाना गाना तो छोड़ दिया, लेकिन वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन भी बन गया, जिसने उसको एहसास दिलाया कि हर सामने खड़ा आदमी इंसान नहीं होता। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर इंसान नहीं तो कौन? आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस कभी मिस ना हो। तो ये बात है साल 1997 की। तो वहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर सिंगर थी जिसका नाम था नोरा अल तकाका, जिसको सब नोरा ही कहते थे। तो उसका ना एक पूरा बैंड था। नोरा अपने प्रोग्राम से ना घर लौट रही होती है, उसके हाथ में उसके सूटकेस, बैग्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तभी नोरा देखती है कि उसके घर का ना लैंडलाइन रिंग कर रहा है। नोरा फटाफट अपने बैग्स वगैरह को छोड़ती है, लैंडलाइन के पास जाती है, कॉल उठाती है। अब कॉल पे ना उसको एक आदमी बोलता है कि नोरा बात कर रही है। नोरा बोलती है हाँ नोरा बोल रही हूँ। वो कहता है कि मेरी बेटी की ना शादी है, वहाँ पे अगर आप फ्री हैं तो आप प्रोग्राम कर सकती हैं। वो कहती है डेट बताओ। वो डेट बताता है, कहती है हाँ मैं फ्री हूँ। तो वो कहता है कि आप अपना अमाउंट बताओ, आप कितना चार्ज करती हो। एक्चुअली जो नोरा थी ना, उसका पूरा एक बैंड ग्रुप था, इसमें 5-6 लोगों की टीम थी। नोरा उस टाइम पे इतनी पॉपुलर थी कुवैत में कि नोरा को शादी में बुलाना ऐसा माना जाता था कि अगर नोरा शादी में आ रही है ना तो वो शादी लग्जरी है, बेस्ट है वो शादी। ऐसा था नोरा का ऑरा। तो वो आदमी पूछता है कि बताओ आपका चार्ज क्या है। तो नोरा क्या करती है, उसको एक अमाउंट बोलती है। वो एक ही बारी में कहता है कि ठीक है डन। अब जो नोरा ने जो चार्ज बोला होता है ना, जितना यूजुअली नोरा चार्ज करती थी, नोरा ने उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा चार्ज बोला होता है। अब नोरा ये सोचती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई ऐसे कोई कॉल करके पागल तो नहीं बना रहा। नोरा बोलती है ठीक है मैं कॉन्सर्ट में आ जाऊंगी, लेकिन मैं ना एडवांस पेमेंट लेती हूँ, 50% एडवांस पेमेंट लेती हूँ मैं। वो आदमी कॉल पे बोलता है ठीक है मैं आपके एड्रेस पे कोरियर करवा दूंगा अमाउंट, हाफ अमाउंट में आपको कोरियर करवा दूंगा, बस आप कोरियर को पिक कर लेना। अब नोरा सोचती है कि यार बंदा तो जेन्युइन लग रहा है। वो पूछती है अच्छा वैसे ये बताओ कि आना कहाँ है। अब वो ना एक ऐसा एरिया बताता है, ऐसी जगह बताता है जो नोरा ने ना पहले वहाँ पे कभी भी परफॉर्म किया ही नहीं होता। वो एक बिल्कुल रेगिस्तान वाला एरिया होता है, ऐसी जगह बताता है वो। नोरा बोलती है कि वहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान वाला एरिया, वहाँ पे कहाँ है शादी। वो कहता है उस एरिया में ना एक पानी की टंकी है बहुत बड़ी, आप वहाँ पे पहुँच जाना, वहाँ पे आपको हमारा आदमी मिल जाएगा, वो आपको लोकेशन पे ले जाएगा, वहीं से पास में है। अब नोरा बोलती है ठीक है कोई नहीं, आप मेरे को 50% पेमेंट एडवांस भिजवा दो। वो कहता है कि ठीक है कल आपके पास पेमेंट पहुंच जाएगी। अब होता क्या है, नेक्स्ट डे नोरा घर पे ही होती है, उसकी डोरबेल रिंग होती है। नोरा बाहर देखती है तो वहीं पे एक कोरियर वाला आया होता है, नोरा के नाम से ही होता है वो ऑर्डर। वो उसको देता है, नोरा ऑर्डर पिक कर लेती है, खोल के देखती है तो उतना ही अमाउंट होता है जितना नोरा ने बोला हुआ होता है। नोरा सोचती है कि फ्रॉड तो नहीं है यार, जेन्युइन कस्टमर है, मेरे को जाना ही पड़ेगा। लेकिन नोरा ना एक अजीब बात नोटिस करती है कि जब भी कोरियर हमारे पास आता है ना तो उस पर ना 2 एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस जो रिसीवर का होता है जैसे नोरा का था, और दूसरा एड्रेस उस एड्रेस का जहाँ पे अगर वो पार्सल हमें रिटर्न करना हो, हमें नहीं चाहिए हो, वो पार्सल कहाँ पे जाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही एड्रेस होता है नोरा का। नोरा इस चीज़ को इग्नोर करती है, उसको अमाउंट मिल चुका होता है, वो सोचती है कि जेन्युइन है पर्सन। अब वो अपने टीम को फ़ोन करती है, बोलती है जल्दी से प्रिपेयर करो, ठीक है हमें प्रैक्टिस वगैरह करनी है, हमारे पास हाफ अमाउंट आ चुका है और जो हम अमाउंट चार्ज करते हैं ना उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा मिला है हमें, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। अब ये बात सोच के सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि ठीक है चलेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब उसके साथ उसके को सिंगर्स थी, म्यूजिशियंस थे, 6-7 लोगों की वो टीम होती है। अब वो लोग प्रोग्राम से एक दिन पहले ना पूरी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट डे हमें ना कौन कौन से गाने गाने हैं। तो वहाँ पे ना एक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जिनका नाम होता है खलीजी। वो खलीजी गानों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कुवैत में गाए जाते हैं। तभी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी उस आदमी का ना फिर से कॉल आता है, कहता है कि आपको कंफर्म है ना, आप आ रहे हो ना। नोरा कहती है हाँ हाँ मेरे को अमाउंट रिसीव हो चुका है, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कल हम ज़रूर आएंगे। लेकिन कॉल पे ना नोरा से 2-3 बार बात होने के बाद नोरा ना ये नोटिस करती है कि वो जो पर्सन कॉल पे बात कर रहा होता है ना, वो ना अरेबिक बोल रहा होता है। वो गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर अरबी बोली जाती है। तो वो देखती है कि वो जो अरबी बोल रहा है ना, वो ऐसी अरबी है पूरी ट्रेडिशनल, पूरी मतलब जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जो पहले के पुराने लोग थे वो एकदम शुद्ध हिंदी बोलते थे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी, जो कि आज हम नहीं बोल पाते। नोरा नोटिस करते हैं कि वो बहुत पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना, ऐसी अरबी बोल रहा होता है वो।
नोरा पर इस चीज़ को भी इग्नोर कर देती है। अब होता है क्या है, नेक्स्ट डे वो 2 गाड़ियाँ होती हैं, उनकी पूरी टीम, नोरा अपनी गाड़ी में बैठी होती है, वो उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं जो उसने बताई होती है। अब वो वहाँ पे पानी की टंकी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी कार में खड़ा होता है। नोरा पूछते है कि आप ही हैं? वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, मैं आपको पिक करने आया हूँ। अब वो उनको लेके वहाँ से चला जाता है। अब रात का समय होता है, ठीक है, शाम ढल चुकी होती है क्योंकि वो शादी रात की होती है। अब वो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि रात का टाइम ना ही वहाँ पे कोई रोड है, बस रेगिस्तान में गाड़ी चल रही है। उसकी गाड़ी आगे, उन दोनों की गाड़ियाँ पीछे, रेगिस्तान में वो जा रहे हैं। मतलब उनकी जो टीम होती है ना, उनको थोड़ा ना अनईजी फील होता है। कहते हैं यार यहाँ पे कोई रोड नहीं है, ये कैसे, मतलब रेगिस्तान में अंदर ही अंदर हमें कहाँ पे लेके जा रहा है। नोरा बोलती है कि छोड़ो इन सब बातों पे इतना ध्यान मत दो, अभी हमें जाना है, वहाँ पे प्रोग्राम करना है, 2-3 घंटे की बात है, हम वापस आ जाएंगे। वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब वो जहाँ पे पहुंचते हैं ना, वहाँ पे वो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा बिल्कुल पैलेस टाइप, इतना बड़ा महल होता है वो कि उसकी पूरी टीम, नोरा, ये देख के ना चकाचौंध रह जाते हैं। वो बस उसको देखते रह जाते हैं। मतलब जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के किले होते थे ना, ऐसा पैलेस होता है वो। बड़े बड़े खिड़कियाँ, बड़े बड़े दरवाजे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। वो लोग उसको देखते रह जाते हैं। अब इतने में क्या होता है, वो वहाँ पे उतरते हैं और जो गाड़ी वाला उनको लेके आया था ना, वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब नोरा सोचती है कि डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी है, यही वेन्यू, यहीं पे हमको जाना है। अब वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उस महल की तरफ। अब जैसे ही वो उस पैलेस की तरफ आते हैं ना, बहुत बड़ा गेट होता है, जो एंट्रेंस का गेट होता है। वो वहीं पर भारी खड़े होते हैं, उनके हाथ में उनके बैग्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जो भी उनकी टीम का सामान होता है, सारी चीज़ें होती हैं। एकदम से पूरा गेट खुलता है, अपने आप पूरा गेट खुलता है। और जब गेट खुलता है तो अंदर एक लेडी खड़ी होती है, एक लेडी जिसने ना बुर्खा पहना होता है, और उसने इतनी ज्वेलरी पहनी होती है, बहुत ही हद से ज़्यादा। मतलब उसके बुर्खे के ऊपर ऐसा लग रहा होता है पूरा गोल्डन में ज्वेलरी, हाथों में, पैरों में, गले में, पूरी ज्वेलरी से भरी हुई होती है वो। और एक चीज़ और होती है, उसने बुर्का पहना होता है, साथ में ना उसका पूरा फेस भी कवर होता है, मतलब उसका फेस भी नहीं दिख रहा होता है, पूरा ब्लैक बुर्का, उसके ऊपर ज्वेलरी। अब उनको ना ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो क्या नोटिस करते हैं, जैसे ही वो उसके अंदर एंटर होते हैं ना, तो एक बहुत बड़े, जिससे गेट से वो एंटर हुए थे, वहाँ से एंटर होते तो उसी के अंदर एक हॉल होता है, बहुत बड़ा हॉल, जहाँ पे सारी टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं। और उसी हॉल को पार करके वहीं पे एक और बहुत बड़ा गेट होता है। वो गेट खुलता है। अब जैसे वो देखते हैं ना, वहाँ पे स्टेज बनाया हुआ होता है, जहाँ पे नोरा उसकी पूरी टीम बैठ सके, परफॉर्म कर सके। वो उनके लिए वो पूरा एक तरह से मंच तैयार किया गया होता है। अब उसकी टीम वगैरह सेटल डाउन होती है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही उस महल में वो सब एंटर होते हैं ना, तो वो सब ये नोटिस करते हैं, नोरा भी नोटिस करती है कि वहाँ से ना एक ऊद की स्मेल आ रही होती है। दोस्तों मैं बताता हूँ ऊद की स्मेल क्या होती है। ऊद जो होता है ना, अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में ना, ऊद एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल परफ्यूम कह लो आप, परफ्यूम है वो, जो वहाँ पे लगाया जाता है। और जो पुराने ज़माने के लोग होते थे ना, वो तो उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे अरब कंट्रीज़ में। ऊद अभी इंडिया में भी काफ़ी फेमस है, बहुत से लोग इतर वगैरह होते हैं उसमें ऊद बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऊद की स्मेल आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल। अब क्या होता है, वो आते हैं, अपने मंच पे बैठ जाते हैं, सारे लोग तैयार होते हैं, अपना सेटअप वगैरह लगाते हैं, वो गाने की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या होती है, वो मंच पे बैठ चुके हैं, गाना स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं है। पूरा हॉल खाली, बस वो बैठे हुए हैं और थोड़ा गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा के धीरे धीरे गा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं। वो एक शादी में है, मतलब वहाँ पे गाने आए हैं और एक भी गेस्ट नहीं है। तभी वो गा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि सामने से ना ब्राइड निकलती है, दुल्हन निकलती है। वो जाती है, साथ में उसके साथ की 4 उसकी फ्रेंड्स होती हैं, कौन होती हैं उसके साथ होती हैं, और वो सामने से निकल जाती हैं, ना उनकी तरफ देखती, कुछ नहीं, सीधा निकल जाती हैं। वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, गाना कंटिन्यू रखते हैं। तभी क्या होता है, गाते 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 एकदम से 1 मिनट के अंदर अंदर गेस्ट आना चालू होते हैं। थोड़ी देर बाद
10 साढ़े 10 बजे की बात होती है, गेस्ट आना चालू होते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा हॉल भर जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 300 लोग होते हैं वहाँ पे। अब नोरा उनको देख के ना थोड़ा जोश में आ जाती है। वो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ गाना गा रही होती है। उसके पूरी बैंड की टीम और उसके को सिंगर्स वगैरह सब गाना गा रहे होते हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे होते हैं। तभी क्या होता है, जितने भी वहाँ पे गेस्ट होते हैं ना, सभी खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद वो सब डांस कर रहे होते हैं, सब झूम रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। नोरा ये सब देख के ना और भी ज़्यादा जोश में आ जाती है। वो गाना गा रही है, सारे गेस्ट बिल्कुल झूम उठते हैं, नाच रहे हैं बिल्कुल ही। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा अजीब होती है। वो क्या अजीब होती है कि वो देखती है 300 लोग हैं ना, तो सब ने ना थोड़े थोड़े लोगों ने ना अपने अपने ग्रुप्स बना रहे होते हैं और वो गोल गोल सर्कल बना रखा होता है सब ने, और एक एक ग्रुप बना के सब अपने अपने ग्रुप के साथ ही डांस करने हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है, उनके जो स्टेप्स होते हैं ना सिंक्रोनाइज तरीके से होते हैं। मतलब एक ग्रुप सेम एक ही स्टेप कर रहा है, दूसरा ग्रुप अलग स्टेप कर रहा है, लेकिन उस ग्रुप के सारे लोग सेम स्टेप कर रहे हैं। मतलब हर ग्रुप एक अपना अलग स्टेप परफॉर्म कर रहा है और वही स्टेप्स रिपीट 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 रिपीट। जैसे खिलौने में चाबी भर देते हैं ना, वो एक ही स्टेप करता है, ऐसी एक ग्रुप एक ही स्टेप कर रहा है। सबके सारे ग्रुप्स के स्टेप अलग है और वो उस स्टेप को कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात क्या होती है, गाते गाते नोरा ये फील करती है। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, अगर हम इतने सारे लोग, जिस हॉल में 300 लोग हैं, वो डांस कर रहे हैं, तो कहीं पे भी होगा ना, तो वहाँ पे उस टाइम पे ना शोर होगा। हम नाचते नाचते थोड़ा शोर मचाते हैं, बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, बिल्कुल शांति, बिल्कुल साइलेंस। बस नोरा और उसके ग्रुप की आवाज़ आ रही है, वो सब डांस कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल साइलेंट, कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा। बस वही सेम स्टेप सब अपने अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सब ग्रुप का अपना स्टेप और हर ग्रुप सेम स्टेप कर रहा है, सेम स्टेप। और ये चीज़ चलती जा रही है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। नोरा को ये चीज़ सही नहीं लगती है। उसको अनईजी फील होने लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब सभी लोग एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई हंस नहीं रहा, बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन नोरा उसका सारा ग्रुप कंटिन्यू रखते हैं अपनी सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। तभी ना नोरा गा रही होती है, सारे लोग ना नोरा की तरफ देखने लगते हैं, एकदम से नाचते नाचते सिर्फ नोरा की तरफ घूर रहे हैं। अब नोरा को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये लोग मुझे एकदम से सारे देख क्यों रहे हैं। या तो इनको मेरा गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, या मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे को देख रहे हैं और डांस कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है और नोरा को देख रहे हैं। नोरा फिर भी इग्नोर करके गा रही है, बहुत जोश में गा रही है। तभी उसमें से ही ना एक लेडी आती है नोरा की तरफ, और उसके हाथ में 2 नोट होते हैं, जो वहाँ की करेंसी थी। 2 नोट होते हैं और वो नोरा की तरफ आती है और उसको टिप देती है, मतलब खुश होके, तोहफा। अब नोरा क्या करती है, हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथ में ना टिप लेती है। लेकिन उस टाइम पर नोरा के साथ ऐसी चीज़ होती है जो नोरा को हिला के रख देती है। नोरा महसूस करती है कि जब वो टिप ले रही थी ना, तो उसका हाथ उस लेडी से टच हो जाता है। अब आमतौर पर हम किसी से कुछ पैसे ले रहे हैं, कुछ भी, तो नॉर्मली हाथ टच हो ही जाता है। अब जब नोरा का हाथ टच होता है ना, तो नोरा ये चीज़ फील करती है कि उसका हाथ इतना गर्म होता है, एक नॉर्मली गर्म नहीं, मतलब किसी इंसान को फीवर भी आ जाता है तो वो इंसान वैसे भी गर्म होता है, उतना भी गर्म नहीं, इतना गर्म कि जैसे तंदूर में से हाथ निकाल दिया हो। नोरा को ना वो तपिश, वो हीट महसूस होती है उसके हाथ से, वो वापस चली जाती है। ये चीज़ ना नोरा को ना कांपने पे मजबूर कर देती है। इतनी सारी मतलब अजीब सी चीज़ें हो रही होती है वहाँ पे। सारे उसके बैंड ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद जो उनके साथ होता है, वो ऐसी चीज़ होती है जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, जिस चीज़ ने नोरा को हमेशा के लिए ना गाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये कहानी हम शुरू करेंगे पार्ट 2 में। आगे ये कहानी जानने के लिए मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे ऐसे रियल हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस कभी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।